हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। वेलकम टू ट्रिकेट और मेरा नाम है संदीप। दोस्तों, फाइनली हम अफ्रीका को ख़त्म करने की स्टेज पे पहुंच गए हैं और ये मेनलैंड अफ्रीका की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हमें जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की वो कवर करनी है और आई थिंक एक दो वीडियोज़ हम पर्टिकुलरली अफ्रीका की लेक्स पे बना लेंगे अलग से और रिवर्स पे बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं अफ्रीका में। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियोज़ बना दूंगा। और अभी तक आपको अफ्रीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वेस्टर्न अफ्रीका की रिमेनिंग कंट्रीज़ को। शुरुआत एक क्वेश्चन से जो कि होता है पिछली वीडियो से। आपको कमेंट्स में बताना है कि किस कंट्री को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेस्टर्न अफ्रीका की ये 7 कंट्रीज देखी थी और अब हमें देखनी है बाकी की बची हुई 8 कंट्रीज। फिलहाल हम मेनलैंड अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो हम इधर जो ये आइलैंड कंट्रीज पड़ती हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टोटल 8 कंट्रीज को। और कुछ बातें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो अगर इनकी हिस्ट्री में जाए इन कंट्रीज की, तो इस एरिया में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि फ्रांस ने इन एरियाज को कॉलोनाइज किया हुआ था। मैं आपको मैप से दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये वाला पूरा रीजन फ्रांस की टेरिटरी रहा है। सिर्फ 2 कंट्रीज आप देखेंगे, एक तो ये रहा गैम्बिया और दूसरा ये जिसको गिनी बिसाओ बोलते हैं। ये 2 कंट्रीज ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि फ्रांस की टेरिटरीज नहीं थी। ये जो गिनी है ये टेरिटरी हुआ करता था पोर्चुगल की, पुर्तगालियों की टेरिटरी थी। और इधर ये जो गाम्बिया है या गैम्बिया, ये टेरिटरी हुआ करती थी यूनाइटेड किंगडम की। इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज आज की वीडियो में हम देखेंगे वो सारी फ्रांस की टेरिटरीज थी। और दोस्तों, एक और बात, वेस्टर्न अफ्रीका में आपको जो मोस्टली कंट्रीज हैं वो काफी पुअर देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में हम जो भी 8 कंट्रीज देख रहे हैं उनमें से सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि सेनेगल ही ऐसी कंट्री है जो ठीक ठाक है, वरना बाकी की सारी कंट्रीज काफी पुअर हैं और ये पॉवर्टी में जी रही हैं। तो चलिए, ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, थोड़ा आइडिया दिया मैंने इस एरिया का आपको। अब एक एक कंट्री को डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो लास्ट कंट्री देखी थी वो थी सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के बाद नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं और वो है गिनी। दोस्तों, गिनी की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो इस तरफ सिएरा लियोन के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, इधर लाइबेरिया के साथ, इधर आइवरी कोस्ट के साथ। ये जो ऊपर बड़ी कंट्री है इसका नाम है माली। और फिर इस तरफ आप देखेंगे इस कंट्री को कहा जाता है सेनेगल और यहाँ पर इनके बगल में इस कंट्री का नाम है गिनी बिसाओ। दोस्तों, आपने गिनी नाम से पहले भी एक कंट्री देखी थी और वो कंट्री थी यहाँ पर जिसका नाम था इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, अब इस कंट्री का नाम हो गया गिनी जिसको हम अभी देख रहे हैं। अभी इसके बाद एक और कंट्री हम यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम है गिनी बिसाओ। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज के साथ कैपिटल का नाम यूज किया जाता है। तो गिनी का नाम गिनी कॉनकेरी भी कहा जाता है। कॉनकेरी इसीलिए क्योंकि इसकी कैपिटल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी कैपिटल पड़ती है। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको गिनी कॉनकेरी भी कहा जाता है। इसी तरीके से जब हम अभी यहाँ पे गिनी बिसाओ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी कैपिटल जो है वो बिसाओ है, इसीलिए वही कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए गिनी बिसाओ उसको कहा जाता है। और दोस्तों, गिनी की अगर स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। स्पेशली अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो इसको वन ऑफ द रेनिएस्ट कैपिटल कहा जाता है। दोस्तों, आपको गिनी से 3 रिवर्स निकलती हुई दिखेंगी। एक तो इस जगह से निकलती है एक रिवर, ठीक है, फिर वो इस तरीके से आगे जाती है और इस रिवर का नाम कहते हैं नाइजर रिवर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से निकलती है, फिर आगे वो इधर नाइजीरिया से होके अटलांटिक ओशन में चली जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 और रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। एक निकलती है यहाँ से जिसको बोलते हैं गैम्बिया रिवर, इस जगह से वो निकलेगी, फिर इस तरह से होते हुए यहाँ सेनेगल में जाएगी, फिर गाम्बिया में चली जाएगी और फिर अटलांटिक ओशन में चली जाएगी। एक और रिवर निकलती है इधर से ही बगल से जिसको कहते हैं सेनेगल, और सेनेगल रिवर फिर इस तरह से जाके आगे यहाँ पे बॉर्डर फॉर्म करती है सेनेगल और ऊपर ये मेरिटानिया के बीच में और फिर अटलांटिक ओशन में चली जाती है। तो 3 रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, नाइजर रिवर, सेनेगल रिवर और ये आपकी होगी सेनेगल रिवर। ओके, और ये आपकी रिवर होगी गैम्बिया रिवर। और सेनेगल और गैम्बिया रिवर के बारे में जब हम इन दोनों कंट्रीज को देखेंगे तो और डिटेल में थोड़ा जानेंगे। दोस्तों, कुछ और फिजिकल फीचर्स की बात करें गिनी की, तो यहाँ पर ये लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट और गिनी के ट्राई पॉइंट में, इन तीनों का जो यहाँ पे ट्राई पॉइंट पड़ता है, यहाँ पे एक माउंटेन पड़ता है जिसको बोलते हैं माउंट निम्बा। तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये ट्राई पॉइंट है तो इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। तो माउंट निम्बा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, कि इन 3 कंट्रीज के जंक्शन पर है। तो दोस्तों, अब थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मोस्टली जो टेरिटरीज हैं वो फ्रेंच कॉलोनीज रही हैं। तो गिनी एक फ्रेंच कॉलोनी रही है और इनको ईयर 1958 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी फ्रांस से। और ये फर्स्ट कंट्री थी इस एरिया में, वेस्टर्न अफ्रीका में, जिसने इंडिपेंडेंस ले ली थी।
आपको पता है लाइबेरिया तो खैर इंडिपेंडेंट ही था, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज थी उनको मोस्टली आपको देखने को मिलेगी 1960 या उसके बाद इंडिपेंडेंस मिली है। तो गिनी एक ऐसी कंट्री थी जिसने पहले ही अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी। और अगर रीसेंट की बात करें तो सितंबर 2021 में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ की जो आर्मी है उसने कैप्चर कर लिया था और यहाँ पर अब मिलिट्री रूल आ गया है एट प्रेजेंट। 2021 की अगर बात करें तो गिनी बहुत लाइमलाइट में आया था ईयर 2014 में, जब इस वाले रीजन में इबोला आउटब्रेक हुआ था। और अगर इनकी प्रोडक्शन की बात करें तो इनके पास बॉक्साइट बहुत ज्यादा है। बॉक्साइट पता है आपको एल्यूमिनियम ओर होता है, ठीक है। और बॉक्साइट की जब हम बात करते हैं तो करीबन 1/4 पूरी दुनिया का बॉक्साइट इनके पास पड़ा है कहते हैं। और अगर एट प्रेजेंट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बॉक्साइट में मेजरली ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, चाइना है, गिनी हो गया, ब्राजील और इंडिया, ये मोस्टली टॉप 5 कंट्रीज हैं जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन करती हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ के रिलीजन की बात करें तो आपको पता ही है कि इस रीजन में जैसे जैसे हम अफ्रीका में ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो इस्लाम बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर इस्लाम आपको देखने को मिलेगा करीबन 85% और क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलेगी करीबन 8%। तो ये 2 मेजर रिलीजन है इस रीजन में। और अगर करेंसी की हम बात करेंगे यहाँ की, तो करेंसी यहाँ की है गिनियन फ्रैंक। और ऑफिशियल लैंग्वेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये फ्रांस की कॉलोनी रही है, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज गिनी बिसाओ। तो गिनी बिसाओ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है बिसाओ, ठीक है। और वही नाम के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस कंट्री का नाम रख दिया गया गिनी बिसाओ। दोस्तों गिनी बिसाओ की अगर खासियत देखें तो ये बहुत ही ज्यादा फॉरेस्टेड कंट्री है। यहाँ पर आपको जंगल बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, करीबन 71% कहा जाता है यहाँ पर फॉरेस्ट है। और अगर अफ्रीका की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड कंट्री आपको सेचेल्स देखने को मिलेगी। सेचेल्स जो कि एक आइलैंड कंट्री अभी हमने देखी नहीं है। और सेकंड नंबर पर आपको गैबॉन देखने को मिलेगा और थर्ड नंबर पर आपको गिनी बिसाओ देखने को मिलेगा फॉरेस्टेड कंट्रीज में। अब इनकी हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। तो ये एक पोर्चुगीज कॉलोनी रही है। तो पोर्चुगीज से इनको काफी लेट इंडिपेंडेंस मिली ईयर 1973 में। और पोर्चुगीज जब यहाँ पर राज करते थे तो वो इसको कहा करते थे पोर्चुगीज गिनी। दोस्तों यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है। जब से इनको आज़ादी मिली है तब से यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट फुल टर्म सर्व नहीं कर पा रहा था 5 साल का। फाइनली जब जो लास्ट टू लास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं जो 2014 से 2020 तक रहे थे ऑलमोस्ट, तो उनका टर्म जो था वो पूरा हो गया था और 5 साल से ज़्यादा का टर्म उन्होंने सर्व किया था। वरना यहाँ पर जितने भी प्रेसिडेंट रहते थे या तो उनको पावर से हटा दिया जाता या फिर उनको असैसिनेट कर दिया जाता था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो पोर्चुगीज है, पोर्चुगल की कॉलोनी रही है तो ये। और उसके अलावा अगर करेंसी की बात करेंगे, यहाँ की करेंसी आपको देखने को मिलेगी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो आपको पता है कि वेस्टर्न अफ्रीका में जो भी फ्रांस की टेरिटरीज थी उनमें आपको मोस्टली ये करेंसी देखने को मिलती है। लेकिन ये एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि पोर्चुगीज की कॉलोनी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये करेंसी चलती है। रिलीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस्लाम देखने को मिलेगा करीबन 45% और क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी आपको 22%। तो ये 2 मेजर रिलीजन्स हैं यहाँ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज सेनेगल। दोस्तों अगर आप सेनेगल की लोकेशन देखें तो ये अफ्रीका का डोर भी इसको कहा जाता है। देखिए इस तरफ से अगर आप आएंगे तो सबसे पहले यही कंट्री पड़ती है, इसलिए इसको डोर ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है या डोर टू अफ्रीका। और सेनेगल का अगर आप मैप देखेंगे तो ये बीचों बीच में इस तरीके से, ऐसा नहीं लगता ये एक मुंह है और ये अपना मुंह खोल के बैठा हुआ और दांत दिखा रहा है। तो ये बीच में जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये एक सेपरेट कंट्री है जिसका नाम है गैम्बिया। तो इसके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ मैरिटानिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, इस तरफ आप देखेंगे माली के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, यहाँ पर गिनी के साथ और यहाँ पर गिनी बिसाओ के साथ, और बीच में है गैम्बिया। इसकी कैपिटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है डकार। और दोस्तों अगर आप सेनेगल के मैप को जूम करेंगे तो यहाँ पर एकदम कोने में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं पॉइंट डेस एल्मेदियस। ये डकार के ही आगे थोड़ा पड़ता है। तो ये मेनलैंड अफ्रीका का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और डकार के ही थोड़ा सा दूर यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है सदर्न साइड में डकार के, जिस आइलैंड का नाम है गोरी आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस आइलैंड को स्लेव आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था और यहाँ से ही स्लेव्स को लेके जाया जाता था इधर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। तो ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। आज के टाइम पे लोग यहाँ पर देखने जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्लेव्स को रखा जाता था, और ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।
दोस्तों आप थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं इनकी, तो ये फ्रांस की टेरिटरी थी। ओके, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको फ्रेंच ही देखने को मिलेगी और ईयर 1960 में इनको फ्रांस से आजादी मिल गई थी। फिर आप देख सकते हैं इस तरफ जो कंट्री पड़ती है इसको कहते हैं माली। तो माली के साथ इन्होंने फेडरेशन बनाया। ये पहले माली और सेनेगल एक साथ था, तो 4 अप्रैल 1960 को ये फेडरेशन बनता है और 20 जून 1960 को ये फेडरेशन टूट जाता है। ये बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आगे एक और ऐसी सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है जब सेनेगल और ये जो गाम्बिया था ये एक साथ हो जाते हैं। ये कब एक साथ होते हैं? 1 फरवरी 1982 को, और फिर उसके बाद 1989 में ये अलग हो जाते हैं। तो ये वाला जो फेडरेशन बना वो भी लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि नहीं हमें अलग ही रहना ठीक रहेगा। ऑल्दो अगर आप गैम्बिया की लोकेशन देखेंगे तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इसको सेनेगल का ही पार्ट होना चाहिए, लेकिन फाइनली इन्होंने भी डिसाइड किया कि नहीं हम अलग ही ठीक है। और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इनकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। ये एक प्रॉस्पर कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करती है, ट्रांसफर ऑफ पावर आसानी से होता है और इन्होंने अपना टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है। आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा कि जनरली लोग डरते हैं आने से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन सेनेगल ने अपना टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है। अच्छा दोस्तों, एक और बात, यहाँ पर एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो पूरा रीजन था वो फ्रांस की टेरिटरी थी पहले मोस्टली, जिसको फ्रेंच वेस्टर्न अफ्रीका कहा जाता था। तो उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो सेंट लुइस ही हुआ करती थी। इसलिए आपको आज भी फ्रांस के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे सेनेगल के साथ। पहले से ही एक तरह से फेवर करता था फ्रांस सेनेगल को और आज भी वो चीज दिखती है। दोस्तों अगर यहाँ पर रिलीजन की बात करें तो आपको करीबन 96% आपको इस्लाम देखने को मिलेगा और करीबन 4% आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। और सेनेगल में एक बहुत ही पॉपुलर इस्लाम पिलग्रिमेज है जिसका नाम है ग्रैंड मैगल ऑफ टूबा। तो यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। अगर इस कंट्री की करेंसी की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक देखने को मिलेगी। और दोस्तों सेनेगल रिवर मैंने आपको बताया था, तो सेनेगल रिवर को मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी ये रिवर, सेनेगल रिवर यहाँ गैम्बिया और माली के पास से निकलती है और फिर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैरिटानिया और सेनेगल के बीच में बॉर्डर बनाती हुई फिर ये चली जाएगी आगे सेंट लुइस से होते हुए अटलांटिक ओशन में। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो सेनेगल भी हो गया कवर। अब हम ये जो बीच में जो सेनेगल के जो दांत आपको दिख रहे हैं उसको देखते हैं और उस कंट्री का नाम है गैम्बिया। तो ये रहे सेनेगल के दांत। तो एक दूसरा मैप ले लेते हैं जिसमें ये थोड़ा बड़ा हमें दिखाई दे। आई थिंक ये मैप सही रहेगा। तो इसकी अगर आप बॉर्डर्स देखेंगे तो ये 3 तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ है और इस तरफ आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी कैपिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कैपिटल का नाम है बंजुल। और गैम्बिया का नाम जो पड़ा है वो इस रिवर के नाम पे पड़ा है जिसका नाम है गैम्बिया रिवर। और आप देखेंगे कि ये एकदम बीचों बीच से फ्लो करती है इस पूरी कंट्री के। रिवर की बात की है तो रिवर वाला मैप देख लेते हैं। तो इस मैप में देखिए आप, ये रिवर निकलती है यहाँ गिनी से, फिर ये आती है सेनेगल में और सेनेगल से फिर ये अंदर जाती है गैम्बिया के और फिर ये पहुंच जाती है अटलांटिक ओशन में। तो ये भी ईस्टर्न साइड से आ रही है और वेस्टर्न साइड की तरफ जा रही है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप गैम्बिया को जाम्बिया से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। जाम्बिया भी आपको पता है कि अफ्रीका में ही कंट्री पड़ती है, तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और ये मेनलैंड अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है, सबसे छोटी कंट्री है। अगर आप अफ्रीका का पूरा मैप एक साथ देखेंगे तो ये आपको इनफैक्ट दिखाई भी नहीं देता है सही से। लेकिन अब आपको पता है कि भाई सेनेगल के जो मुंह के अंदर के जो दांत हैं वो कौन है? गैम्बिया। अगर इनकी बात करेंगे तो इनको इंडिपेंडेंस मिली 1960 में। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। ये फ्रांस की टेरिटरी नहीं थी। सिर्फ 2 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी, एक तो ये हो गया गिनी बिसाओ जो पोर्चुगीज की टेरिटरी थी और एक हो गया आपका गैम्बिया जो कि थी यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी। तो इनकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी रही है तो इंग्लिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ के रिलीजन एस्पेक्ट को देखें तो इस्लाम आपको 66% देखने को मिलेगा और क्रिश्चियनिटी आपको करीबन 4% देखने को मिलेगी। अगर करेंसी की बात की जाए इनकी, तो करेंसी का नाम है यहाँ की डलासी, थोड़ा अलग बाकियों से। और उसके अलावा यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट के दिसंबर में ही, 4 दिसंबर इज द डेट। और यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से होते हैं और उसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं थर्सडे को अपलोड करूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के इलेक्शन खास क्यों हैं। तो देखना ना भूलें शॉर्ट वीडियो को। हाँ, और इसी बहाने मैं आपको बता दूं कि थर्सडे को मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जो कि मैप से रिलेटेड या फिर कुछ और फन फैक्ट से रिलेटेड वो वीडियो होती है 1 मिनट से कम की, तो उसको भी आप देख सकते हैं। थर्सडे की इवनिंग को अपलोड करता हूं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज मोरिटानिया। तो ये रहा मोरिटानिया, जैसे आपको प्रोनाउंस करना हो देख लें आप। तो दोस्तों आपको इस रीजन में 3 कंट्रीज ऐसी देखने को मिलेंगी जो एम नाम से हैं। एक तो ये आपका मोरिटानिया हो गया, ये आपका यहाँ पर माली हो गया, फिर यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगा मोरक्को, और नीचे ये वाला पोर्शन आपको पता है वेस्टर्न अफ्रीका का, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है। मोरक्को कहता है कि ये हमारा ही पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि इस रीजन में आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि एम नाम से हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर इनकी बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ ये वेस्टर्न अफ्रीका के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इस तरफ ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया दैट इज अल्जीरिया, और इधर माली के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है, और यहाँ पर सेनेगल के साथ। कैपिटल है इनकी यहाँ पर जिसका नाम है नाइकेसेट, काफी डिफिकल्ट सा नाम है प्रोनाउंस करने में, नाइकेसेट। तो दोस्तों पास्ट में मोरिटानिया रही है एक फ्रेंच कॉलोनी, और ईयर 1960 में इनको आज़ादी मिल गई थी फ्रांस से। उसके बाद यहाँ पर कुछ खास हाल नहीं रहे, यहाँ पर पॉवर्टी वगैरह कंटिन्यूसली रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि इन्होंने ईयर 2007 में फाइनली ये स्लेवरी पर एक कानून लेके आए और स्लेवरी को यहाँ पर बैन किया गया, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती हुई मिल जाएगी। तो फ्रांस की टेरिटरी है तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको यहाँ पर फ्रेंच ही देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर यहाँ की रिलीजन की बात करें तो आपको 99.9% यहाँ पर इस्लाम देखने को मिलेगा, और क्रिश्चियनिटी आपको 0.1% देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच नहीं है, यहाँ पर आपको अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। और अगर इनकी करेंसी की बात करेंगे तो इनकी भी करेंसी थोड़ा अलग है, ओगुइया। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज गोइंग टू बी माली। तो दोस्तों अगर आप माली का स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ा एम की तरह नहीं लगता आपको, ये ऐसे करके ऐसे इस तरीके से। तो अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है बामाको, और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगी। करीबन 90% पॉपुलेशन इधर नीचे वाले एरिया में ही रहती है। और दोस्तों अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो माली एक बहुत ही रिचेस्ट एम्पायर था पहले। यहाँ पर एक किंग हुआ करता था जिसको बोलते थे किंग मंसा मसोन, और 13th सेंचुरी में ये हुआ करते थे, 13th 14th सेंचुरी में, और इनको दुनिया का वेल्दीएस्ट इंसान कहा जाता है। और ये जो एम्पायर था करीबन 16th सेंचुरी तक यहाँ पर बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था माली का। लेकिन आज के टाइम पे अगर माली की बात करें तो ये एक पुअर कंट्री है, यहाँ पर पॉवर्टी में लोग जीते हैं। यहाँ पर आपको फेमाइन देखने को मिलेगा, क्राइसिस देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से, नॉर्थ और साउथ रीजन के बीच में फाइट्स देखने को मिलेंगी दो अलग अलग रिलीजन्स में। लेकिन उसके अलावा एक अगर फेमस चीज की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ग्रेट मॉस्क ऑफ डेजेन। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी की बनी हुई बिल्डिंग है, और इसको हर साल ये लोग एक पर्टिकुलर दिन होता है जिसमें इसकी दीवारों को ये मिट्टी से लेपते हैं। दोस्तों रिलीजन की अगर यहाँ बात करें तो इस्लाम आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेगा करीबन 90%, क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलेगी करीबन 5%, और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वो है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। साथ ही अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो फ्रांस की कॉलोनी रही है तो फ्रेंच ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और फ्रांस से इनको आज़ादी मिली थी ईयर 1960 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ एंड दैट इज गोइंग टू बी बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो यहाँ पर है और 6 अलग अलग कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर माली हो गया, इस तरफ हो गया आपका निजेर, इस तरफ बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट। इसकी कैपिटल आपको यहाँ पर एकदम बीचों बीच में देखने को मिलेगी, और नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वागादुगू। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये भी फ्रांस की टेरिटरी थी, और ईयर 1960 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी उनसे। और जब ये फ्रांस की टेरिटरी थी तो फ्रांस इसको कहता था अपर वोल्टा, इसका नाम रखा था अपर वोल्टा। अब मैं जब अपर वोल्टा बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत वोल्टा रिवर आना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने वोल्टा रिवर्स के बारे में बात की थी। और ये जो वोल्टा रिवर्स थी, 3 वोल्टा रिवर्स थी, ब्लैक वोल्टा रिवर, रेड वोल्टा रिवर और व्हाइट वोल्टा रिवर। मैप देख लेते हैं, ये रहा आपका घाना से ऊपर ये रहा बुर्किना फासो वाला रीजन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और व्हाइट वोल्टा। तो इसी के नाम पे इन्होंने इसको अपर वोल्टा नाम दिया था। बुर्किना फासो के बाद आखिरी कंट्री अब हम देखने जा रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी निजेर। तो ये रही, मैं इसको नाइजर बोला करता था लेकिन मुझे पता चला कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है निजेर, और नाइजीरिया से ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी ये। तो अगर आप इसका साइज देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वेस्टर्न अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और आपको जो पॉपुलेशन है मोस्टली वो इस एरिया में ही देखने को मिलेगी, 95% यहाँ नीचे वाले एरिया में, क्योंकि ऊपर की तरफ तो पूरा डेजर्ट वाला इलाका हो जाता है खतरनाक। और अगर इनकी बाउंड्रीज की बात करें तो ऊपर अल्जीरिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, यहाँ पर लीबिया के साथ बाउंड्री शेयर होगी, इस तरफ चैड के साथ बाउंड्री शेयर होगी, और यहाँ पे आपको चैड लेक भी देखने को मिलेगी। आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि चैड लेक कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं। 2 तो आपको दिखी गई कि निजेर और नाइजीरिया, इधर 2 कंट्रीज थी C1 C2, इसका नाम भी आपको पता ही चल गया चैड। तो ये C2 कौन सी है वो बताएं मुझे।
उसके बाद यहाँ पर नाइजीरिया के साथ बाउंड्री शेयर हो रहा है, इस तरफ बेनिन, इस तरफ बुर्किना फासो और इस तरफ माली के साथ टोटल 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है निजर। उसके बाद एक रिवर जिसके नाम पे इस कंट्री का नाम पड़ा है, रिवर निजर, और वो आपको कुछ इस तरीके से फ्लो करती हुई दिखेगी। यहाँ पर जो इनकी कैपिटल है नियामे, वहाँ से फ्लो करती है, फिर इस तरीके से नाइजीरिया से होते हुए चली जाती है अटलांटिक ओशन में। तो मैप में एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे सियरा लियोन और गिनी के बॉर्डर से आपको ये आती हुई दिखेगी, फिर गिनी में गई है, फिर ये माली में जाती है, माली से फिर ये इधर निजर में आती है और यहाँ पर कैपिटल सिटी से होते हुए फिर ये आगे बुर्किना फासो, फिर यहाँ पे नाइजीरिया में पहुंचेगी और फिर पहुंच जाएगी लास्ट में अटलांटिक ओशन। तो इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रिवर आ रही है, जबकि हमने जो 2 और रिवर्स देखी थी पहले, एक थी आपकी रिवर सेनेगल, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी, ऐसे ही गैम्बिया रिवर जो थी वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो डायरेक्शंस का भी ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये भी फ्रांस की टेरिटरी थी और ईयर 1960 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, और इसीलिए इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात करें तो वो फ्रेंच ही आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैरिटानिया में स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती है अभी भी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। ईयर 2003 में इन्होंने स्लेवरी के लिए लॉ लेके आए और उसको हटाया गया, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पर भी स्लेवरी देखने को मिल जाएगी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि नाइजीरिया का जो ये नॉर्दर्न इलाका है, यहाँ पर आपको बोको हराम देखने को मिलता है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसकी वजह से नाइजर में भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और निजर के बारे में एक फैक्ट ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट बर्थ रेट है पर वुमेन। यहाँ पर हर वुमेन करीबन ऑन एन एवरेज 7 बच्चे पैदा करती हैं, तो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वेस्टर्न अफ्रीकन CFA आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिलीजन की बात करें तो इस्लाम 99.3% यहाँ पर देखने को मिलेगा और क्रिश्चियनिटी आपको 0.3% देखने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात आखिरी में बताना चाहूँगा, और वो ये है कि निजर का जो फ्लैग है वो इंडिया के फ्लैग की तरह सिमिलर सा लगता है अगर उसको आप थोड़ा दूर से देखेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो वेस्टर्न अफ्रीका की भी जो कंट्रीज थी वो हो गई हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे आइलैंड कंट्रीज अफ्रीका की। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।